एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। तो आज का सेशन हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है। एक सीरीज बेसिकली हम कवर कर रहे हैं, दैट इज टॉप 50 टॉपिक्स की सीरीज, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप दिसंबर 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टैटिस्टिकल मेजर्स के बारे में है। बेसिकली आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कवर करेंगे और आने वाली क्लासेस में आपको मैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी जरूर कवर करवाऊंगी। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बेसिकली आपको पता है स्टैट्स का मतलब होता है जब हमें किसी चीज के बारे में अजम्पशंस होती हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, तो वहां बेसिकली स्टैटिस्टिक्स आता है। अगर आप देखें तो ये मैथमेटिक्स से क्यों अलग है, वो प्रोबेबिलिटी इसे मैथमेटिक्स से अलग बनाती है। तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है डेटा को इंटरप्रिटेट करने में। इंटरप्रिटेशन आप उसी चीज का करते हैं जिसके बारे में आप कंफर्म नहीं होते हैं। रिसर्च में, सैम्पलिंग में, हाइपोथेसिस में इसका इस्तेमाल आप देखते हैं। तो जर्नली अगर हम देखें तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन के रूप में बटा हुआ है। तो आज की क्लास में जो है वो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ की जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। तो अगर हम बात करें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपको 3 देखने को मिलती है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड आपने कई बार बचपन से कई अलग अलग फॉर्म्स में पढ़ा है और आज भी हम इसे एक पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन कर्व्स की हमें जरूरत पड़ेगी बट अभी नहीं। चलिए, तो अगर हम बात करें मीन की, या जिसे हम एवरेज भी बोल देते हैं, ठीक है, एवरेज भी जिसे कह दिया जाता है, एक मिनट। तो एरिथमेटिक एवरेज जब हम बात करते हैं सेट ऑफ नंबर्स का, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, जो सबसे कॉमन होता है, सेंसिटिव होता है एक्सट्रीम वैल्यूज को लेकर, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज से एक्सट्रीमली अफेक्टेड होता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं कि निकाला कैसे जाता है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें तो आपको मीन देखने को मिलता है डेटा सेट का, ठीक है। सबसे कॉमनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड होता है कैसे, जैसे अगर मान लो मेरे पास डेटा है 1, 3, 7, 7, 3, 10, ठीक है, ये है मान लो डेटा सेट। तो 7, 3, 10, 2, 12, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, 12। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 3। तो अगर मैं मीन निकालू तो यहाँ पर कितना आएगा, 3। अगर मान लो ये डेटा सेट था मेरा, ठीक है, ये डेटा सेट था, अब मैं डेटा सेट यही सेम रखती हूँ, इसमें एक और ऑब्जर्वेशन जोड़ देती हूँ, ठीक है, वो है आपका 50, ठीक है। ये सारी ऑब्जर्वेशन जोड़ दी तो यहां तक तो 12 था, 12 और 50 कितने हो गए, 62। 62 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5। तो अगर मैं 5 से इसे कैलकुलेट करूं तो 12 पंजे 5, 12.4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अब देख रहे हो कि सिर्फ एक वैल्यू से, यानी 50 के एड ऑन होने से आपका मीन कितना ज्यादा अफेक्ट हो गया है। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, यानी बहुत छोटी बहुत बड़ी वैल्यूज जो होती है पूरे डेटा सेट के हिसाब से, या जिसे हम आउटलायर्स भी कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में, ऐसे टर्म्स को यहाँ पर 50 क्या एक आउटलायर है। तो आउटलायर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। तो मीन्स हमें 3 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक तो खुद एरिथमेटिक मीन, जो आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके निकलता है। जो दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, और तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। तो अगर हम एरिथमेटिक मीन की बात करें तो डेटा अगर आपका अनग्रुप्ड है, यानी कि जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, तो आप वही करते हो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्रॉपर्टीज क्या है एरिथमेटिक मीन की, कि ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, यानी डेटा सेट में जितनी ऑब्जर्वेशन, अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 के 10 के ऊपर बेस्ड होगा, 100 है तो 100 पे, 1000 है तो 1000 पे, यानी जितनी ऑब्जर्वेशन आपके डेटा सेट में अवेलेबल है सबके ऊपर ये बेस्ड होता है। अगर आप एरिथमेटिक मीन का डेविएशन ले पूरे डेटा सेट के साथ, तो डेविएशन हमेशा 0 के बराबर होता है। अगर हम देखें यहाँ पर जैसे मैंने वही लिया 1, 3, 7, 1, इसका मीन अपना कितना आया था, 12/4 था, तो मीन 3 आया था। अब मैं अगर मीन से इन सबका डेविएशन लूँ तो ये x है, अगर मैं इनका डेविएशन लूंगी तो x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा। तो 1 - 3 -2, 3 - 3 0, 7 - 3 -4, 1 - 3 -2। अगर अब मैं इसे सॉल्व करूं, एक मिनट, 1 3 7 1, यही है ना, 12/4, हाँ। तो मीन से अगर हम डेविएशन ले इसका तो 1 - 3 इज -2, 3 - 3 0, 7 - 3 +4 होगा ना, एग्जैक्टली, हाँ।
ये -4 नहीं +4 होगा, 7 - 3 और 1 - 3 आ गया आपका अगेन -2। ठीक है, तो अगर हम इसे टोटल करें इसका तो -2 +4 -2, तो -2 -2 -4 +4, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। यानी कि जब हम डेविएशन लेते हैं मीन से पूरे डेटा सेट का तो हमेशा वो 0 के बराबर ही आता है। ठीक है, अगर सारी वैल्यूज बराबर हैं तो आपका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन सेम होता है। सेंसिटिव होता है यानी कि आपके जो भी आउटलायर्स डेटा में प्रेजेंट है उन सब से आपका अरिथमेटिक मीन अफेक्ट होता है। ठीक है, और निकाला कैसे जाता है, वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहाँ इसका इस्तेमाल करना सूटेबल होता है, तो जहां पर आपके डेटा सेट में सेम यूनिट आपको देखने को मिल रही है, जैसे इनकम है, टोटल मार्क्स, हाइट, वेट, सबकी अलग अलग सेम यूनिट होती है, तो वहां पर आप अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। फर्दर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन के लिए यानी आगे वेरिएंस निकालना है, स्क्यूनेस निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट में जरूरत है, तो सब जगह आपको इसी की जरूरत पड़ती है, इसलिए अरिथमेटिक मीन सबसे बेस्ट मेजर भी माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट मेजर। ठीक है, एवरेज पूरे डेटा सेट को समराइज करके एक वैल्यू असाइन कर देता है, एक एवरेज वैल्यू असाइन कर देता है जो कि उस पूरे डेटा सेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट है। अगर मैं कहूँ कि इस क्लास का एवरेज 10 है तो इससे बताया जा सकता है कि भाई बच्चे कैसे हैं, तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड भी है और इसे वाइडली समझा और इस्तेमाल भी किया जाता है। सभी डेटा सेट के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि किसी भी सैंपल को छोड़ता नहीं है, यानी कि सबका सही रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, सभी केसेस में सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो मतलब सिमेट्रिक में मतलब जहां कोई एक्सट्रीम आउटलायर नहीं है वहां पर आप अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा सेट में बहुत ज्यादा आउटलायर्स है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल इन नेचर नहीं है, असिमेट्रिकल है, यानी कि या तो लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है या फिर राइट की तरफ झुका हुआ है, तो वहां पर फिर अरिथमेटिक मीन निकालना सही नहीं है, क्योंकि आपको जो डेटा मिलेगा, जो आंसर वैल्यू मिलेगी वो बायस्ड हो सकता है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है वो हमने देख ही लिए कि आउटलायर से एक्सट्रीम वैल्यू चाहे लोअर साइड पर हो चाहे हायर साइड पर हो, उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। अगर आपका डेटा सेट स्क्यूड है, वही आपसे कहा मैंने, अगर नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया, ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर वो स्क्यूड है, यानी कि डेटा अगर ऐसा है या डेटा अगर ऐसा है, ठीक है, थोड़ा पार्डन माय ड्राइंग, यानी या तो लेफ्ट की तरफ या तो राइट की तरफ स्क्यूड है, तो यहां पर आप मीन निकालना सूटेबल, अरिथमेटिक मीन निकालना सूटेबल नहीं होगा। अगर डेटा आपको रेशियोज में, परसेंटेज में दे रखा है, ग्रोथ दिख रही है, तो वहां पर भी आपको अरिथमेटिक मीन नहीं, ज्योमेट्रिक मीन वहां पर निकाला जा सकता है, हार्मोनिक भी कई केसेस में निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर डेटा आपका नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पर है, यानी कि कैटेगोरिकल डेटा है, तो वहां पर भी आपको अरिथमेटिक मीन निकालना सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए दूसरा आता है आपका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली क्या होता है, nth रूट होता है nth नंबर्स का, यानी अगर मान लो यहाँ पर 4 नंबर है तो उनका 4th रूट निकलेगा, 5 नंबर है तो 5th रूट निकलेगा, 2 नंबर है तो स्क्वायर रूट निकलेगा, तो nth रूट होता है nth नंबर्स का। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हम देखें तो अगेन यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यूज जो है डिफाइन की जाती है, यानी कि अगर नेगेटिव नंबर है या नंबर 0 है तो वहां पर आप ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते। अगर आप डेटा सेट आइडेंटिकल नेचर नहीं है, यानी कि सारे नंबर्स एक जैसे नहीं है, सारे नंबर्स अलग अलग हैं, ठीक है, डेटा सेट में, तो वहां पर आपका ज्योमेट्रिक मीन हमेशा अरिथमेटिक मीन से छोटा होता है। ठीक है, ये चीज अभी हम देखेंगे भी। जैसे मान लो कि हम वही ले लेते हैं 1 3 7 1, इसका मीन अरिथमेटिक मीन कितना आया था, 3 आया था। अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो निकलेगा कैसे, 1 × 3 × 7 × 1 और इसका 4th रूट। तो अगर मैं निकालूं इसका 4th रूट तो हो जाएगा 7 × 21, 21 का 4th रूट हम निकाले तो इट विल बी लाइक, जस्ट अ मोमेंट, कैलकुलेट ही कर लेते हैं। इट विल बी समथिंग लाइक 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 2.14 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये बेसिकली क्या है, अरिथमेटिक मीन से छोटा है। तो अगर डेटा आपका आइडेंटिकल, सारी ऑब्जर्वेशन एक जैसी नहीं है,
अगर एक जैसी है तब तो एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होते हैं, लेकिन अगर डेटा सेट आइडेंटिक मतलब ऑब्जर्वेशन आइडेंटिकल इन नेचर नहीं है, यानी सब कुछ एक जैसा नहीं है, सारे नंबर्स एक जैसे नहीं है, नॉन आइडेंटिकल है, तो वहां पर आपका ज्योमेट्रिक मीन एरिथमेटिक मीन से छोटा होता है। कहां पर सूटेबिलिटी है, जब आपको ग्रोथ दिखे, जैसे पॉपुलेशन, जैसे इन्वेस्टमेंट में होती हुई ग्रोथ, वहां पर आप ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये लार्ज वैल्यू की तरफ ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये बड़ी वैल्यूज को देता है और छोटी वैल्यूज को ज्यादा वेटेज देता है। ठीक है, ठीक है, इसे हम समझ भी सकते हैं। मान लो यहाँ पर अगर हम वही नंबर ले 1371, तो इसका मीन कितना आया था आपका 2.14 ज्योमेट्रिक मीन आया था। अगर मैं डेटा सेट में एक आउटलायर ले आऊँ तो 1371 और 50 ले आऊँ, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, इन सबका टोटल करो, मतलब सबको मल्टीप्लाई करो, यानी 1 × 3 × 7 × 1 × 50, और इनका क्या निकालना पड़ेगा हमें, फिफ्थ रूट। तो अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करके 21 × 50, तो 1050 का फिफ्थ रूट, ठीक है, तो इट विल बी समथिंग अराउंड 4.02, यानी कि फिफ्थ रूट, यहां मैं लिख देती हूँ कि इसका फिफ्थ रूट आएगा आपका 4.02, यानी कि आउटलायर होने के बावजूद वैल्यू जो है वो बड़ी नहीं आई। इसका मतलब कि बड़ी वैल्यू को कम वेटेज दिया जाता है और छोटी वैल्यूज को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, यानी कि जहां आपके डेटा सेट में बहुत सारे आउटलायर्स प्रेजेंट है, वहां आप एरिथमेटिक मीन की जगह ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है ना, ये समझ गए कि कैसे एरिथमेटिक मीन से ज्यादा ये एक्सट्रीम, मतलब इसकी कंपैरेटिवली कम एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। एडवांटेज कहाँ है इसका, कि एवरेज जो है वो प्रोपोर्शनेट निकाला जा सकता है, अगर डेटा आपको रेशियो परसेंटेज में दे रखा है। ये बड़ी वैल्यू से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, वो अभी हमने देख ही लिया, और ज्यादा मीनिंगफुल होता है जहां मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेस है, यानी कि हर साल 10 गुने से चीज बढ़ रही है, 5 गुने से चीज बढ़ रही है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ज्यादा बेटर होगा एरिथमेटिक मीन के कंपैरिजन में। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर नंबर आपका 0 है या नेगेटिव है तो निकाला ही नहीं जा सकता। अब डेटा सेट में सब कुछ तो पॉजिटिव या सब कुछ नॉन जीरो तो होगा नहीं, जीरो भी हो सकता है, तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलेगा वहां पर। ठीक है, नॉन स्टैटिस्टिकल ऑडियंस है, आपको और मुझे तो स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज हो गई है, तो हम ये ज्यादा समझ सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं है तो उसको कैसे समझाया जाए, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने में भी और कंप्यूट करने के लिए भी। ओके, फिर आता है हमारा हार्मोनिक मीन, जो कि बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, एरिथमेटिक मीन का। ठीक है, एरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल जो है हार्मोनिक मीन देखने को मिलता है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स अपॉन में 1/x1, 1/x2, 1 में ऐसे कर करके n तक जाता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, शायद ये, चलो मैं यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक मीन ही आपका कंटिन्यू हो गया, बट डोंट वरी, आई जस्ट करेक्टेड। ओके, हार्मोनिक मीन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ, वहां हम बात करते हैं। एक पेज ऐड कर लें, उसके बाद विल टॉक। चलिए, अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करें, तो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए हार्मोनिक मीन की, क्योंकि प्रॉपर्टीज से आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है जहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है अगर आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता है तो। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें तो अगेन ये रिजिडली डिफाइंड होता है, क्योंकि पूरे डेटा सेट के लिए एक ही वैल्यू असाइन कर दी जाती है, तो रिजिडली डिफाइंड होता है। ठीक है, सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मोर वेटेज देता है स्मॉलर आइटम्स को।
मोर वेट, जैसे ज्योमेट्रिक मीन देता था, मोर वेट टू स्मॉल आइटम्स, ठीक है। फ्लक्चुएशन से ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है, जैसे आपका एरिथमेटिक मीन हो जाता था, ये ज्यादा फ्लक्चुएशंस डोंट अफेक्ट मच, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो मोर वेटेज दे दिया इसने, और ये आपका रिजिडली डिफाइंड होता है, लीस्ट वैल्यू आती है इसकी, यानी लीस्ट हैज लीस्ट वैल्यू एज कंपेयर्ड टू जीएम एंड एएम, एज कंपेयर टू जीएम एंड एएम, यानी ज्योमेट्रिक मीन और एरिथमेटिक मीन के कंपैरिजन में इसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है इन केस ऑफ नॉन आइडेंटिकल डेटा, ठीक है। तो नॉन आइडेंटिकल डेटा अगर है तो वहां पर आपका जीएम और एएम के कंपैरिजन में एचएम का वैल्यू जो है सबसे छोटा होता है। तो अगर हम देखें इसे समझें कि कैसे, तो जैसे वही सेम चीज ले लो 1371, इसका एरिथमेटिक मीन कितना आया था आपका 3, इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आया था 2.14। अब इसका हार्मोनिक मीन निकाल कर देखते हैं, तो कैसे निकलेगा, 4 अपॉन में 1/1, 1/3, 1/7 और 1/1। अब इसे सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा आपका 1/3, मैं जल्दी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ कैलकुलेटर, बट ऑफ कोर्स यू गाइड वोंट बी यूजिंग इट। चलिए, तो 1/3 आपका हो गया 0.33, ये तो 1 ही रहेगा, ये हो गया 0.33, फिर हो गया 1/7, तो इट विल बी 0.142, और ये भी हो गया 1। तो अगर इनसे प्लस करें तो ये आपका आ गया 2 + 0.33, तो इट विल बी समथिंग 4 अपॉन में 2.47, तो 4 डिवाइडेड बाय 2.47 इज अराउंड 1.61। तो यानी कि सेम डेटा सेट का मैंने एएम निकाला तो 3 आया, जीएम निकाला तो 2.14 आया, और मैंने अगर एचएम निकाला तो यहाँ नहीं दिख रहा होगा, बट आई मूव थोड़ा सा तो यू गाइज विल बी एबल टू सी इट, ओके। अगर नहीं दिख रहा होगा तो अभी दिख रहा होगा, ठीक है। चल, तो सेम डेटा सेट का जब मैंने हार्मोनिक मीन निकाला तो वो निकला आपका 1.61। तो यानी कि अगर डेटा सेट में कंपेयर करूं, डेटा सेट में अगर सारी वैल्यू एक जैसी है तब तो एएम जीएम एचएम तीनों बराबर होंगे, लेकिन अगर वैल्यूज अलग हैं तो सबसे बड़ा एएम आता है, उससे छोटा जीएम और सबसे छोटा आपका एचएम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यूज कहाँ किया जाता है इसका, यूजेस हम देखें इसके, तो जहां पर रेट्स, रेशियोज, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये सब है, तो वहां पर आप हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जहां पर आपको लिमिटेशंस क्या है कि थोड़ा डिफिकल्ट है कंप्यूट करने में, ठीक है, डिफिकल्ट टू कंप्यूट। अगर कोई आइटम 0 है, कांट कंप्यूट व्हेन एनी आइटम इज 0, जैसे ज्योमेट्रिक मीन का था, अगर कोई आइटम 0 है तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये सारी इसकी कुछ इश्यूज हैं, अदरवाइज इट कैन बी यूज्ड, ओके, क्लियर है। चलिए, तो अगर हम बात करें, ये तो आपका मीन था, ठीक है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और आपका एरिथमेटिक मीन, तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, किसकी वैल्यू कितनी होती है, किसकी क्या प्रॉपर्टी है, किसको कहाँ यूज किया जाता है। चलिए, अगर हम आगे बात करें तो दूसरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है आपका मीडियन। मीडियन बेसिकली क्या होता है, पूरे डेटा सेट का मिडल वैल्यू होता है, ठीक है, पूरे डेटा सेट का क्या होता है, मिडल वैल्यू होता है। जब आप डेटा सेट को अरेंज करते हो, अगर मान लो मुझे डेटा दे रखा है वही 1 3 7 1, तो पहले मुझे इसे अरेंज करना पड़ेगा, तो अरेंज करके क्या आएगा 1, इसमें चलो एक और ले लेती हूँ 5, 1 1 3 5 और 7। अब इसका मिड वैल्यू क्या है, 3 है। मिड वैल्यू कैसे निकला, 2 इधर छोड़े 2 इधर छोड़े तो बीच में, तो ये क्या आ गया, मेरा मीडियन आ गया।
तो पूरे डेटा सेट को पहले अरेंज करना होता है, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो और फिर आप मिडल वैल्यू निकालते हो। अगर नंबर ऑफ आइटम, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो मिडल टर्म तो आपकी सीधी सीधी निकल जाती है। अगर नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो फिर जो टर्म्स बीच में बचती है, जैसे मान लो अगर यहाँ पर 1 1 1 3 7 होता तो मेरे पास 2 मिडल वैल्यूज आ जाती, तो मैं क्या करती 3 + 1 और इसका एवरेज यानी कि 2 मेरा क्या आ जाता, मीडियन आ जाता। तो अगर नंबर ऑफ आइटम्स ऑड है तो आप सिंपल यहाँ पर मीडियन निकाल सकते हो। अगर नंबर ऑफ आइटम्स इवन है तो आपको बीच में जो 2 वैल्यूज पड़ती हैं उनका एवरेज लेकर मीडियन निकालना होता है। क्लियर है? ये वही फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हैं। अगर डेटा ग्रुप्ड है तो आप ये फॉर्मूला बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हो, इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्या यूजीसी नेट एग्जाम में पूछेंगे तो नहीं। चलिए प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो डेटा सेट को ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। यहाँ से ये 50% और ये 50% होता है। ठीक है, ये आउटलायर से बहुत लीस्ट अफेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका पोजीशनल एवरेज है। ठीक है, ये डेटा सेट में यहाँ पर क्या है उसी से मैटर करता है। यहाँ 50 हो, यहाँ 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेटा सेट में पोजीशन क्या है मिडल में जिस भी वैल्यू की, सिर्फ उससे अफेक्टेड होता है और किसी से भी नहीं। अगर डेटा आपका ऑर्डिनल इन नेचर है तो वहां पर आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आप ये ऑर्डर में लगाकर ही निकालते हो। ठीक है, मीडियन जो है आपका सभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी नहीं हो कि यूनिक मीडियन आए, एक जैसा मीडियन भी आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि खाली पोजीशन ये देख रहा है, ये वैल्यू नहीं देखता है, ये पोजीशन देखता है। ठीक है, अगर डेटा आपका स्क्यूड है, वही हो गया कि डेटा अगर आपका ऑर्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल है या नॉमिनल है, तो यानी कि ऑर्डिनल है नॉमिनल है मतलब स्क्यूड होगा, या तो लेफ्ट की तरफ स्क्यूड होगा या राइट की तरफ स्क्यूड होगा, तो वहां पर आप मीडियन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पर मीन आपका थोड़ा मिसलीडिंग आ सकता है क्योंकि वो आउटलायर्स की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा। रिसर्च सर्वेज में जहां आउटलायर्स बहुत प्रेजेंट होते हैं, डेटा सिमेट्रिकल नहीं होता, वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। रैंकिंग के वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर रैंकिंग दी आपने डेटा में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको ये सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। एडवांटेज क्या है? रॉबस्ट है, यानी कि आपके एक सही सख्त वैल्यू आ जाती है, आउटलायर से अफेक्ट ही नहीं होता, तो रॉबस्ट है। जैसे मीन आपका सेंसिटिव था, ये रॉबस्ट है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है मिडल ऑफ द डेटा को, इंट्यूटिव है। ठीक है, इसको ऑर्डिनल डेटा या नॉमिनल डेटा पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? क्यों? क्योंकि ये एक पोजीशन को बता रहा है, यानी कि सभी वैल्यूज को ऑब्जर्वेशन में नहीं रखता है, जिसकी वजह से ये आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लॉस्ट हो जाएगी। आगे जाने के लिए, यानी कि अगर मुझे और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है तो वहां मीडियन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इवन साइज डेटा है, ग्रुप डेटा है, तो मीडियन जो है फॉल वैल्यूज में नॉट बी कॉरेस्पॉन्ड टू एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू की। मीडियन जैसे अभी हमने देखा ना 1 3 1 1 3 7, ठीक है, यहाँ पर मीडियन आया था 2। अब 2 तो एक्चुअल में वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, बट मीडियन 2 आ गया, तो ये यहाँ पर इस तरीके की वैल्यूज भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको मेरिट्स या मैं कहूँ डीमेरिट्स हैं जो आपको मीडियन के लिए देखने को मिलते हैं। फर्दर इसका आप एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हैं। आप मीन, जैसे कंबाइंड मीन निकाला जा सकता है लेकिन कंबाइंड मीडियन नहीं निकाला जा सकता है। आपके सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन जो होते हैं ये भी अफेक्ट होता है, लेकिन ये भी आपके सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होता है, आउटलायर से अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर सैंपल पहले 30 लोगों का था, अब 35 का हो गया, तो आप समझ सकते हो ना कि पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो आपका मीडियन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका मोड। अब मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपके डेटा सेट में अपीयर हो रहा है, वही बेसिकली मोड होता है। तो मोड आपका यूनिमोडाल, बायमोडाल, मल्टीमोडाल हो सकता है डेटा सेट। यूनिमोडाल यानी कि पूरे डेटा सेट में एक ही वैल्यू है जो बहुत बार आ रही है, यानी कि एक मोड। बायमोडाल यानी 2 वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं सेम नंबर ऑफ टाइम्स, बायमोडल। और मल्टीमोडल जब 2 से भी ज्यादा आपको मोड देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर ये डेटा सेट दे रखा है 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो 3 आपका मोड हो जाता है। अगर डेटा ग्रुप्ड है यानी कि आपको क्लास इंटरवल्स में दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगा के आप मोड निकालते हो।
प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर डेटा कैटेगोरिकल है, नॉमिनल है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉन यूनिक मे और मे नॉट भी होता है, यानी कि हो सकता है कि एक से ज्यादा मोड्स आपको देखने को मिले। अगेन आपके एक्सट्रीम वैल्यूज आउटलायर से बहुत कम इफेक्ट होता है। अगर आपका डेटा सिमेट्रिकल है यानी कि ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, तो वहां पर एक ही मोड होता है और आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों वहां पर इस पॉइंट के ऊपर बराबर होते हैं और एक ही मोड हमें देखने को मिलता है। नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा के लिए बेस्ट मेजर माना जाता है, ठीक है। पॉपुलर रिस्पॉन्स किसका है वो निकालने के लिए आप मोड का इस्तेमाल कर सकते हो, एप्लीकेबल होता है। एडवांटेजेस क्या है कि अगेन अंडरस्टैंड करना, इसे कंप्यूट करना बहुत इजी है, कम्युनिकेट करना इसके रिजल्ट्स बहुत इजी है। नॉमिनल डेटा के ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है, इसके साथ ऑर्डिनल डेटा के ऊपर काम किया जा सकता है इसके साथ। आउटलायर से ज़्यादा ये अफेक्ट होता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है वो सिर्फ न्यूमेरिक सेंस में रिप्रेजेंट करता है कि कौन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, बस। एम्बिग्यूअस हो सकता है अगर एक से ज़्यादा मोड आ गए तो। इग्नोर कर देता है कि डेटा सेट में किसका कितना मैग्नीट्यूड है, यानी कि सिर्फ नंबर ऑफ टाइम्स देख रहा है कौन रिपीट हो रहा है और कुछ भी नहीं देखता है। इसलिए फर्दर एनालिसिस के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। फर्दर एनालिसिस करना इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। एक चीज जो आपको और याद रखनी है, मीन, मीडियन, मोड के बीच का एम्पेरिकल रिलेशनशिप, जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखना मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये एम्पेरिकल रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको इस एम्पेरिकल रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर डेटा सिमेट्रिकल इन नेचर है, ठीक है, यहाँ मैं बता देती हूँ, अगर डेटा आपका सिमेट्रिकल इन नेचर है, सिमेट्रिकल है तो समझ गए ना, सिमेट्रिकल है यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, यहाँ पर भी 50%, यहाँ पर भी 50%, तो वहां पर आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर डेटा आपका पॉजिटिवली स्क्यूड है, या मैं कहूं राइट की तरफ स्क्यूड है, तो वहां पर आपका मीन बड़ा होता है, मीडियन उससे छोटा और मोड आपका सबसे छोटा। अगर डेटा नेगेटिवली स्क्यूड है, नेगेटिव मतलब लेफ्ट की तरफ स्क्यूड है, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है मीन सबसे छोटा, मीडियन उससे बड़ा और मोड सबसे बड़ा। ये रिलेशनशिप क्या आपको याद रखना है, तो हाँ बहुत अच्छे से आपको ये चीज याद रखनी है। ये आपसे पूछा जाता है, तो ऑफकोर्स ये पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट हो, कोई स्पेसिफिक डाउट है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ कमेंट करके डाल सकते हो। आई विल डेफिनेटली केटर इट, ओके। चलिए, अगर आपको लगता है दिसंबर 25 का एग्जाम आपके लिए नहीं है और आप जून 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं, तो जून 2026 का पैकेज लॉन्च हो गया है JRF की तरफ से, और इस बार का पैकेज आपके प्रीवियस पैकेजेस से बहुत डिफरेंट है। बिकॉज इस बार का जो पैकेज है वो बेसिक तो आपको मिल ही रहा है, और साथ में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस के साथ, कि ट्रेंड कैसा रहा है, कहाँ से किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे, सब कुछ। और इस बार की जो मॉक टेस्ट है वो बहुत स्पेशल रहने वाले हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे मॉक ट्रैकर के साथ, यानी हर मॉक टेस्ट के साथ आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। आपको एनालाइज पूरा डिस्कशन टेबल दिया जाएगा, जिसमें आपका एनालिसिस होगा कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। साथ में आपको रियल लाइफ एग्जाम एक्सपीरियंस देने के लिए आपके शहर में ही कराए जाएंगे 4 बार CBT टेस्ट, जिसे आप इस पैकेज के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, और एग्जाम से पहले आप रियल लाइफ एग्जाम एक्सपीरियंस ले सकते हो, और साथ में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए। तो अगर आप कॉमर्स के लिए लेना चाहते हैं तो 1250 रुपये पर मंथ के साथ आप ये ले सकते हैं। अगर आप बेसिक पैकेज एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है एट 1084 पर मंथ। RPSC का एग्जाम 7 दिसंबर से है, और अगर आप थर्ड पेपर यानी कि राजस्थान जीके को लेकर टेंशन में है तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको JRF एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर। अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे 999 के अंदर, ओके। और साथ के साथ अगर अभी तक आपने
JRF अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल, ऑल इंडिया फ्री JRF टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो अभी जाइए डाउनलोड कीजिए ऐप और उसने अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज आपको ये पता चलेगा कि ऑल इंडिया लेवल पर आपकी रैंक क्या आ रही है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इतने कंपटीशन के बीच में। ठीक है, कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई डाउट है तो वो भी ज़रूर कमेंट करना, सब्सक्राइब और लाइक करना चैनल को, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन फैक्टर है। एंड आप JRF अड्डा को फॉलो कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट ऑफिशियल हैंडल्स। ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि सारे आपके जो फ्री JRF टेस्ट हैं वो एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल लाइव है, तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। अभी जाइए उन मॉक टेस्ट को अप्लाई अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।